हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इग्नाइट स्कॉलर चैनल में स्वागत है। तो पिछले कुछ लेक्चरों में हमने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स देखे थे। उससे कई सारे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इस यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स, कि फोर्स क्या होता है। तो देखो, फोर्स नॉर्मली जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि पुश एंड पुल की कंडीशन को भी क्या बोला जाता है, फोर्स यानी कि बल कहा जाता है। एक तरह का खिंचाव या धक्के को भी क्या बोलते हैं, बल कहा जाता है। तो ये जो फोर्स होता है, फोर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन पे ला सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज चेंज हो सकता है ना। रेस्ट को मोशन में लाना, रेस्ट किसी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको मोशन में लाना, मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाना, ये सब किसके एग्जाम्पल है, फोर्स के एग्जाम्पल हो गए। तो फोर्स क्या होता है, पुश एंड पुल की कंडीशन होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के सिचुएशन में या पोजीशन में चेंज ला सकता है। ठीक है, तो द फोर्स इज दैट पुश और पुल और एन एक्सटर्नल एजेंट विच प्रोड्यूसर और टेंड्स टू प्रोड्यूस द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और शेप और साइज ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो मैंने अभी बताया वही बाय डेफिनेशन के फॉर्म में हमने देखा। अब देखो, फोर्स दो टाइप का होता है, एक होता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स देखो, नाम से क्लियर, कांटेक्ट मतलब क्या कि जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हो और फोर्स लग रहा हो, तो इस कंडीशन में ऐसे फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स कहा जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, घर्षण बल का, कि ये कोई सरफेस है, इस पे ये स्फेरिकल बॉल क्या है, मोशन कर रही है, उसकी ये रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन है। तो इस बॉल की सरफेस और इस सरफेस के बीच एक फोर्स वर्क करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो, जब ये बॉल इस सरफेस के कांटेक्ट में आया तभी ये फोर्स वर्क किया। अब देखो, जैसे हम यहाँ पे कोई सरफेस है और यहाँ बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। अब इस बॉक्स को हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इसके ये मोशन हो रहे हैं। तो अब देखो, हमारे कांटेक्ट से है ना, हमारे कांटेक्ट से ये क्या हो रहा है, पुश हो रहा है, हम इसमें पुश कर रहे हैं अपने हाथों से, तो ये कैसा फोर्स हो गया, कांटेक्ट फोर्स हो गया, है ना। तो ये कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल हो गए। अब आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। देखो, नॉन कांटेक्ट फोर्स भी नाम से क्लियर है कि कांटेक्ट नहीं हो रहा है दो सरफेस के बीच में, तब भी फोर्स वर्क कर रहा है। तो जैसे प्लस चार्ज हो गया और माइनस चार्ज हो गया, तो ये चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, यानी कि स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है, आकर्षण बल लग रहा है। देखो, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है लेकिन इनमें फोर्स वर्क कर रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ टाइप ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। एंड इसके बाद बात आती है, तो अगर जैसे मैग्नेटिक फोर्स, जैसे इसमें मैंने प्लस माइनस चार्जेस की बात की, वैसे ही नॉर्थ और साउथ पोल की बात करते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल की बात की जाए तो ये दोनों पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, अट्रैक्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स भी एक टाइप का नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ। अब देखो, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करिए, कोई ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर रहा है, ठीक है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड कंडीशन में नीचे आ रहा है, तो ये देखो, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है mg, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है इसमें। तो अब देखो, ये कांटेक्ट में तो नहीं है सरफेस के, लेकिन तब भी इसमें फोर्स वर्क कर रहा है बिना कांटेक्ट के। तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो ये इनकी डेफिनेशन है नॉन कांटेक्ट फोर्स की। और नॉन कांटेक्ट फोर्स को जाना जाता है एक्शन एट ए डिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये डेफिनेशन है इन दोनों फोर्सेस की, और फोर्स की भी डेफिनेशन है। ये इसके कुछ एग्जांपल जो मैंने अभी बताया। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है फोर्स का, सबको पता होगा, न्यूटन होता है, सीजीएस यूनिट होता है डाइन। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो अब देखो, आज का जो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ मैं, सारे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज से। और ये अब आगे अगला टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम का, रेखीय संवेग का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। आप प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें एक क्वेश्चन लीनियर मोमेंटम से रहता ही रहता है, या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। तो अभी हम देखेंगे, तब तक थोड़ा सा ये फोर्स जो है इसको हिंदी में भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने हिंदी में भी इसका
लिख के पोस्ट किया है, तो आप लोग देख सकते हैं। वही जो चीज़ मैंने अभी इंग्लिश में बताई थी, तो मैंने देखो भले इंग्लिश में लिखा था पर मैंने ज़्यादातर एक्सप्लेन हिंदी में किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैंने डेफिनेशन लिखी फोर्स की, और ये स्पर्श बल या संपर्क बल जिसे बोलते हैं, और अस्पर्श बल या असंपर्क बल जिसे बोलते हैं। ठीक है, सारे की डेफिनेशन है। यहाँ फोर्स की कुछ मतलब विशेषताएं हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मैंने अभी बताया कि रेस्ट से मोशन में लाना, मोशन से रेस्ट में लाना, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज, शेप, ये सब चेंज कर देना, है ना, या किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर देना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लीनियर मोमेंटम की तरफ, कि लीनियर मोमेंटम होते क्या हैं। तो मोमेंटम की बात करते हैं, यानी कि संवेग। तो देखो मोमेंटम नाम से क्लियर, मूवमेंट आ रहा है। मूवमेंट मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो मूवमेंट कर रहा है, कोई ना कोई मूवमेंट कर रहा है, उसमें मूवमेंट हो रहा है। तो देखो ये मोमेंटम वर्ड कहाँ से आया? मोमेंटम वर्ड कहाँ से आया? मोमेंटम वर्ड हमारा आया मूवमेंट से। तो देखो मूव मतलब क्या? मूव मतलब क्या? कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और रेस्ट से मोशन करना चालू कर रहा है। तो देखो ये इसके बाय डेफिनेशन से ये चीज क्लियर है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। कि ये क्या बता रहा है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन मूविंग बॉडी। द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन मूविंग बॉडी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग क्वांटिटी। देखो कि एक फोर्स जो होता है, फोर्स के बारे में अभी हमने समझा कि फोर्स का काम क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को इंक्रीज कर देना, या रेस्ट से मोशन में ले आना, या मोशन कर रहा है तो मोशन को इंक्रीज कर देना, या कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसके मोशन को डिक्रीज करके उसको रेस्ट में ले आना। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है फोर्स की। लेकिन ये जो मोमेंटम आया कि देखो कि अभी मैंने क्या बताया कि किसी वस्तु में निहित गति की मात्रा ही क्या है? संवेग है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो मोशन की जो क्वांटिटी है वो रिप्रेजेंट कौन करेगा? मोमेंटम। तो ये दो फॉलोइंग टर्म्स में, दो फॉलोइंग क्वांटिटीज में डिपेंडेंट है। एक पहला मास, दूसरा है वेलोसिटी। ठीक, तो मास और वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। द मोमेंटम ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी, कि ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंडेंट है और वेलोसिटी पे। तो देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मूवमेंट करना चालू कर रहा है, जैसे ये रेस्ट पे है, फिर ये ऑब्जेक्ट मूवमेंट करना चालू कर दिया, मूवमेंट करना चालू कर दिया, तो देखो जिस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो देखो ऑब्जेक्ट है उसका कुछ ना कुछ मास होगा, और जितनी वेलोसिटी से ये मूवमेंट कर रहा है यही क्या कहलाता है? मोमेंटम। तो मोमेंटम जो है उसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू मोमेंटम। तो मोमेंटम को हम यहाँ किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से, और मास को एम से, और वेलोसिटी को पता है वी से। तो पी जो है, मोमेंटम जो है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर, सदिश राशि। ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस में क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? mlt - 1। तो यहाँ मोमेंटम समझ, मोमेंटम मतलब देखो मूवमेंट से ये मतलब वर्ड डिस्क्राइब किया गया है, मूवमेंट को बताना। तो मूवमेंट कब पता चलेगा? जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन करना चालू करेगा। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें टॉपिक है कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम और उसकी निष्पत्ति, यानी कि उसको प्रूफ करना। ठीक है, तो सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, संवेग संबंधित कुछ तथ्य हैं, तो इसको हमको प्रूफ करना, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। इससे देखो, इससे अगर ये पूरा स्टेटमेंट लिखने को भी आ सकता है, और अगर ये नहीं भी आता तो इससे रिलेटेड पिछले साल ही 2023 की बात कर रही हूँ मैं, ये इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव आया था। ठीक है, 2 नंबर का। तो इसमें क्या पॉइंट दिया है? पहला पॉइंट दिया है, यदि दो वस्तुओं के एक समान वेग से गतिमान है तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होगा। इफ द टू बॉडीज आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटीज देन द मोमेंटम ऑफ हेवियर बॉडी विल बी मोर देन दैट ऑफ द लाइटर बॉडी। मतलब कि ये क्या बोल रहा है? ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है लीनियर मोमेंटम के बारे में? कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट का मास सेम, अगर दो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी क्या है? सेम है, और मास अलग अलग है, एक का ज़्यादा है और एक का कम है, तो
जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो हम इसको प्रूव करते हैं। लेट m1 एंड m2 बी द मास ऑफ टू बॉडीज। तो m1 और m2 हम दो बॉडीज के मास लेते हैं। तो हैवियर ऑब्जेक्ट के लिए मास है m1 और लाइटर ऑब्जेक्ट के लिए मास है m2। मतलब भारी वस्तु का वेग द्रव्यमान m1 होगा और हल्की वस्तु, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है m1 इज ग्रेटर देन m2, यानी कि m1 किसका है, भारी वस्तु का, और m2 क्या है, हल्की वस्तु के लिए। ठीक है, मतलब हैवी ऑब्जेक्ट के लिए, ये लाइट ऑब्जेक्ट के लिए। तो अगर दोनों की वेलोसिटी क्या है, कॉमन है, सेम है, तो v होगी, दोनों की वेलोसिटी v है। तो उस पहले हैवी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम उसको p1 से डिनोट करेंगे और लाइट ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है उसको p2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो p1 की वैल्यू इधर पे क्या आएगी, तो हैवी ऑब्जेक्ट के लिए तो m1v, और p2 की वैल्यू क्या है, लाइट ऑब्जेक्ट के लिए, तो p2 इक्वल्स टू m2 इंटू वी आएगी। ठीक, अब अगर दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड किया जाए तो p1 अपॉन p2 m1 अपॉन m2 v अपॉन v। तो देखो v कॉमन है तो v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p1 अपॉन p2 m1 अपॉन m2। तो देखो जो हैवी ऑब्जेक्ट था उसका मोमेंटम भी हैवी वाला आया सामने। ठीक है, जो लाइटर ऑब्जेक्ट था उसका मोमेंटम भी लाइट वाला आया सामने। मतलब कि ये मास पे डिपेंडेंट होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो मोमेंटम टोटली मास पे डिपेंडेंट होता है। जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम कहें कि स्कूटर और कार, स्कूटर की बात की जाए और कार की बात की जाए और दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, कार का। किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, कार का। ठीक है, तो ये टॉपिक समझ में आया, ये वाला जो टॉपिक था वो समझ में आया, ये पॉइंट था इसका। अब इसके अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो इसका दूसरा पॉइंट है, इफ द बॉडीज हैव सेम इक्वल मोमेंटम देन द वेलोसिटी ऑफ द लाइटर बॉडी विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द हैवियर बॉडी। क्या बोला जा रहा है अब इसमें, देखो इसमें ये कह रहा है, दूसरी पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन ये थी वेलोसिटी सेम होगा और मास अलग अलग होंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर दो बॉडीज के मोमेंटम सेम क्या हो, इक्वल मोमेंटम हो, देन द वेलोसिटी ऑफ लाइटर बॉडी विल बी ग्रेटर। क्या बोला है कि जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं, देखो जैसे कि अगर गन है, ठीक है, उससे फायरिंग होती है, तो जो बुलेट होता है उसका मास कम होता है तो उसकी स्पीड देखो ज़्यादा होती है, और गन होता है उसका मास ज़्यादा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होती है। जर्क हमें धीरे लगता है लेकिन जो बुलेट की वेलोसिटी है ना वो ज़्यादा तेज से निकलती है। ठीक, तो इसके आगे इसको मतलब प्रूफ करेंगे तो क्या आएगा, देखो वही सेम कंडीशन लेना है कि जो m1 और m2 है मास ऑफ टू बॉडीज, तो क्या कहते हैं, हैवियर ऑब्जेक्ट के लिए m1 है और जो हमारा लाइटर ऑब्जेक्ट है उसके लिए m2 है। तो अगर भारी वस्तु का लें संवेग तो वही p1 इक्वल्स टू क्या आएगा, m1 v1। इस बार वेलोसिटी सबकी क्या है, अलग अलग है, और p2 के लिए क्या आएगा, m2 v2। मतलब एक हैवी ऑब्जेक्ट के लिए और एक लाइट ऑब्जेक्ट के लिए है, तो दोनों का इक्वेशन आया। अब ये इस पॉइंट में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट मोमेंटम विल बी इक्वल फॉर बोथ बॉडीज। तो इसके लिए p1 और p2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि p1 p2 क्या है, एक दूसरे से इक्वल है। इस पॉइंट पे ही दिया हुआ है वो, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें p1 की वैल्यू रखेंगे m1 v1 और इसमें m2 v2। तो अब देखो m1 को एक साइड, m वाली टर्म को एक साइड कर लेते हैं, v वाली टर्म को एक साइड कर लेते हैं। तो m1 इधर आया तो m2 इसके अपॉन में आ जाएगा, और इधर v2 था तो v1 इसके अपॉन में। अब देखो हैवी ऑब्जेक्ट के साथ वेलोसिटी कम है और जो लाइट ऑब्जेक्ट है उसके साथ वेलोसिटी ज़्यादा है। मतलब कि क्या, जिसका मास ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम, और जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। ठीक, तो ये प्रूफ हो गया कि इफ m1 इज ग्रेटर देन m2 देन द v2 इज ग्रेटर देन v1। मतलब कि क्या, कि अगर m1 m2 से ज़्यादा होगा तो v2 v1 से कम होगा। मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये दूसरा पॉइंट प्रूफ हो गया इधर पे। दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन ये भी आ सकता है इस बार एग्जाम में कि मोमेंटम को डिस्क्राइब करते हुए उसके दोनों पॉइंट्स को डिस्क्राइब कीजिए, या ये अलग से पूछ सकता है कि इफ द two bodies have same equal momentum amount of momentum then the velocity of lighter body will be greater than that of the heavier body या heavier object। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके बाद हम आते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ
लीनियर मोमेंटम में, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, और हर साल के क्वेश्चन में आता ही आता है, चाहे तो इसका अनुप्रयोग आ जाएगा या एप्लीकेशन आ जाएगा, या तो ये पूरा का पूरा प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है। तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। तो कंजर्वेशन लॉ, देखो कभी भी किसी चीज़ का हम कंजर्वेशन लॉ पढ़ते हैं, इसका मतलब कंजर्व मतलब क्या, सुरक्षित, कोई चीज़ को सुरक्षित होना, मतलब ना उसको बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वाली कंडीशन लगता है, वाला स्टेटमेंट लगता है। देखो ये याद रखना हमें। तो स्टेटमेंट इसका क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व। दूसरी लैंग्वेज में दूसरे वर्ड में देखें तो व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ सिस्टम द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ रिमेन्स कांस्टेंट। देखो अभी मैंने बताया कि क्या है, रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम, मतलब ये मोमेंटम के कंजर्वेशन लॉ की बात हो रही है। तो मोमेंटम इसमें कंजर्व रहेगा, हर कंडीशन में मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। लेकिन इसकी एक स्पेशल कंडीशन क्या है, ये कंजर्व कब होगा, जब इसका जो एक्सटर्नल फोर्स है, सिस्टम में लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या हो, जीरो हो। मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में ही ये पॉसिबल है कि मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व। इस नियमानुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य न लगाया जाए तो उसका कुल रैखिक संवेग संरक्षित रहता है, या किसी निकाय पर कोई बाह्य न लगाया जाए तो उसका कुल रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। मतलब संरक्षित कब रहेगा संवेग, जब तक कोई उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में ही ऐसा पॉसिबल है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम जो होते हैं, विलगित निकाय जो होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम जहां एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, उसके लिए लीनियर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी, या वो कंजर्व रहेगा। तो इसके प्रूफ करते हैं। तो फॉर ए सिस्टम ऑफ वन पार्टिकल की एक कण इकाई के लिए बात करते हैं इसमें। तो ये आता है कि न्यूटन के द्वितीय नियम से। तो देखो न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में क्या बताया, F=ma, फोर्स और एक्सीलरेशन के बीच में रिलेशन बताया था। तो F=ma की वैल्यू आ गई। तो फोर्स अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मतलब किसी भी कण पर लगाया गया बल किसके बराबर है, द्रव्यमान गुणे त्वरण के बराबर है, द्रव्यमान गुणे त्वरण के बराबर है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, F=ma, मास मतलब m और एक्सीलरेशन मतलब a। तो a हमें पता है, a किसके बराबर होता है, देखो a एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो v डेल v बाई डेल टी, ए को क्या लिखा जा सकता है, वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण है, तो डेल v बाई डेल टी, तो ए की वैल्यू डेल v बाई डेल टी लिखा जा सकता है। तो अब देखो ये रिलेशन आ गया फोर्स और मोमेंटम में, न्यूटन के सेकेंड लॉ में और मोमेंटम का ये रिलेशन होता है F=del p बाई डेल टी। इससे ये प्रूफ हुआ कि अप्लाइड फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है, मतलब संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। तो ये कैसे आया, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि देखो ए के जगह हम डेल वी बाई डेल टी लिखते हैं, और अभी हमने पढ़ा मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, एम वी। तो एम डेल वी की वैल्यू आ जाएगी डेल पी, तो यहाँ हम इसके जगह में डेल पी पुट कर सकते हैं। तो डेल पी बाई डेल टी किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। पर हमें पता है बाय दिस स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर यहाँ एफ की वैल्यू जीरो रख देंगे तो डेल पी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो और जीरो यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इसका पहले पॉइंट का प्रूफ हो गया। तो देखो एक कण के लिखा है, एक पार्टिकल के लिए तो हमने देख लिया कि अगर किसी सिस्टम में एक पार्टिकल है तो उसके लिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक, तो देखो इसमें प्रूफ हो गया है, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम द टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। बाह्य की अनुपस्थिति में किसी कण का रैखिक संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अब दूसरे कंडीशन में आते हैं। तो दूसरे कंडीशन में आते हैं तो क्या बोल रहा है कि अगर किसी सिस्टम में n पार्टिकल से, नंबर ऑफ n पार्टिकल से मिलकर बना है वो सिस्टम, तो चेक करते हैं कि उसका जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्वेशन के इस लॉ को प्रूफ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। मतलब उसका लीनियर मोमेंटम, तो देखो पहले सिस्टम में क्या आया है, डेल पी इक्वल्स टू जीरो आया, तो दूसरे में भी डेल पी इक्वल्स टू, मतलब टोटल पी की वैल्यू जो है वो जीरो आएगी। मतलब ये इस चीज को
मतलब कि ये इस चीज़ को प्रूव कर रहा है कि हाँ, इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व है जब एक्सटर्नल फोर्स क्या है, नहीं लग रहा। तो कंसीडर ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एन पार्टिकल लेट द लीनियर मोमेंटम ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स बी P1 P2 P3 डैश 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 P1। मतलब क्या, अगर कोई सिस्टम है वो n पार्टिकल से मिलकर बना है तो उसके रेखिक संवेग क्रमशः कैसे होंगे, P1 P2 P3 डैश 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 Pn तक होंगे। तो अगर हम इसका टोटल मोमेंटम निकालें इस पूरे सिस्टम का, तो P इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, P1 P2 प्लस P3 डैश 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 Pn। अब हमको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से अभी हमने रिलेशन निकाला ना कि F इक्वल्स टू डेल P बाई डेल T होता है। तो अब हम F की जगह में देखो, F की जगह में F की वैल्यू अगर पुट करना हो तो डेल P की वैल्यू हमको मिली है P1 P2 P3, हम ये पुट कर सकते हैं P के जगह में। P1 प्लस डेल को कॉमन लेके P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश 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 कहाँ तक, Pn तक, फिर अपॉन में डेल T आ गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम इट स्टेट्स दैट कि एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो F की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पे पुट क्या कर देंगे, जीरो। तो ये डेल T की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, जीरो। तो देखो P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश 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 किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। तो ये P1 P2 P3 ये किसके बराबर थे, P। तो डेल P की वैल्यू फिर से यहाँ क्या आ गई, जीरो आ गई, यानी कि ये भी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। तो देखो हमने वन पार्टिकल ऑफ सिस्टम के लिए भी देखा और n पार्टिकल ऑफ सिस्टम के लिए भी देखा, दोनों के लिए जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या है, कंजर्व्ड है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 6 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है एक बार एग्जाम में प्रूफ करने के लिए, 2023 में ही आया था। तो इसको बहुत ही ध्यान से तुम लोगों को पढ़ना है। अब इसके हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं जो इस मतलब कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे अगले लेक्चर में। आई होप आज के लेक्चर में जितना भी डिस्कशन हुआ है आप लोगों के समझ में आया होगा, और ज़्यादातर आज थ्योरी वाले पार्ट ही थे, तो ज़्यादातर आप लोगों को दिक्कत मेरे ख्याल से डेरिवेशन में ही रहती है। तो ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं। देखो लेक्चर बनाने का एक सीधा सा पर्पज़ यही है कि आप लोगों को कैसे भी हेल्प हो सके सिलेबस कवर करने में। कुछ बच्चों का सिलेबस छूट जाता है ना, तो वो कवर करने में एग्ज़ाम पर्पस से कैसे क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। देखो इसीलिए हैंड रिटन नोट्स हैं सारी, मैं बुक से इसीलिए नहीं डायरेक्ट करा रही कोई भी चीज़ें, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स हैं तो इससे बहुत हेल्प मिलती है। ये सारी टेक्निक लिखी रहती हैं कि किस तरीके से हमें एग्ज़ाम में लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे चीज़ों को समझना है। तो सारी चीज़ें आप लोगों की हेल्प के लिए ही है। तो बस आप लोगों से एक इतनी सी रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो का यूटिलाइज करें, इसको पढ़ें, क्योंकि आप लोगों के पढ़ने के लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो अगर आपके हेल्प के लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है तो आपको भी कोऑपरेट करना चाहिए, थोड़ा आपको पढ़ना चाहिए, इस वीडियो को यूटिलाइज कीजिए, इससे अच्छे रिजल्ट आएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो आई होप मैंने जितना भी आज कुछ बोला आप लोगों के समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी हेल्प कर रहा है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो इन सारे वीडियोस के हेल्प से आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, और हमारी ज़्यादातर कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अच्छे नंबर आएँ, और मतलब ये वीडियो उनके किसी न किसी तरह से हेल्प आ सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।